जय श्री राधे, जय श्री राम। आपका इस सेशन में स्वागत है। और ये आज का सेशन 12th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी है, जीवों में जनन, तथा इसके साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, सभी में जनन से क्वेश्चन देखने के लिए आपसे मिल जाते हैं। तो अगर जो एक बार ये चैप्टर आप पढ़ लिए, या 12th के आप स्टूडेंट हो, या 11th के हो, या किसी भी क्लास के हो, क्योंकि जनन से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में भी पढ़ लीजिएगा, तो आशा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में। तो बिना समय गंवाए हुए ही इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। क्या नाम है? जीवों में जनन। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो सबसे पहले समझेंगे कि जीव होता क्या है। तो जीव हम उसे कहेंगे जो श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया तथा जनन की क्रिया पूर्ण करती है, उसे हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। श्वसन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और श्वसन में होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या होता है? छोड़ते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट पेड़ पौधे हो गए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जनन क्या होता है कि अपने समान ही, क्या जनन? अपने समान ही एक नए संतति को उत्पत्ति करना या जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ, अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे। तो बस एक बार ध्यान से पढ़िएगा, पीडीएफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कहिएगा। तो हेडिंग का क्या नाम था? जीवों में जनन। जीव का मतलब हो गया वैसा जीव, मतलब जनन मतलब कि जो श्वसन करे, उत्सर्जन करे और जनन की प्रक्रिया पूर्ण करे, उसे हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। जैसे श्वसन किया तो श्वसन में ऑक्सीजन लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, उत्सर्जन में अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, और फिर जनन में अपने ही समान, यहाँ से हम जनन भी समझेंगे कि जनन होता क्या है। तो अपने ही समान नए संतति को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो आप एक टॉपिक यहाँ पे है जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जीवन अवधि। यानी जीवन अवधि आपसे पूछे कि क्या होता है, तो कोई भी जीव जब तक उसका प्राकृतिक जन्म हुआ और जब तक उसका प्राकृतिक मृत्यु, ऐसे नहीं कि अपने आप से सुसाइड कर लिया या कुछ हो गया फिर एक्सीडेंट हो गया, नहीं, प्राकृतिक मृत्यु, अचानक से मृत्यु हो गया, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का समय रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। ध्यान दीजिएगा, एक इसमें मुख्य पॉइंट आया है कि कोई भी साधारण मनुष्य है, उसका साधारणतः जीवन काल कितना माना गया? 70 से 75 वर्ष माना गया है। क्योंकि जीव जंतु जितने भी होते हैं, जीव जंतु हो या कीड़ा मकोड़ा हो या कुछ भी हो, तो उसका सजीव प्राणी के जो जीवन अवधि होते हैं, सभी को क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, सभी के एक समान नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी हम बताए हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जा रहे, जीव जंतु पाए जा रहे, उनका जीवन अवधि क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हाथी का जीवन अवधि कितना हो गया? 65 से 70 वर्ष। कुत्ता 20 से 25 वर्ष। तो ये आपका नोट्स है, ये नोट्स आप देख लीजिए एक बार। फिर जैसे हो गया गुलाब, तो गुलाब का क्या हो गया? 5 से 7 वर्ष। जैसे हो गया धान और गेहूँ, 3 से 4 महीना। जैसे जामुन, जैसे धान और गेहूँ क्या होता है कि अगर जो बोया जाता है, तो धान और गेहूँ के 3 से 4 महीना के बाद हम क्या करते हैं? उसको काट लिया जाता है। तो ये धान और गेहूँ का कितना हो गया जीवन काल? तो 3 से 4 महीना। जैसे हो गया बरगद का कितना हो गया? 2 वर्ष। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए बरगद का जीवन काल कितना होता है? तो 200 वर्ष। बच्चा में जब क्यूज वगैरह खेलते होंगे तो ये पूछते हैं कि जो कछुआ होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 200 वर्ष तक होता है। आइए अब अगला हेडिंग हम लोग चलते हैं। अगला हेडिंग है जनन। क्या है? जनन, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो पहले हम समझ लेंगे कि जनन होता क्या है, कि कोई भी जीवधारी द्वारा या कोई भी प्राणी द्वारा अपने ही समान नए संतति को जन्म देना, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यानी अपने ही समान अगर जो हम किसी संतति को जन्म देते हैं तो वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आएगा कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार है उसका हो सकता है परिभाषित करने के लिए बोले। तो दिमाग में बस पहले एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए कि जनन क्या होता है। तो अपने समान ही नए संतति को जन्म देना
क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब कहता है जो जनन है उसका उद्देश्य क्या है? क्या कह रहा है? पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी इसका क्या पर्पस है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें पहला कह रहा है कि जो जनन की जीव एक प्रमुख जैविक क्रिया जिनका उद्देश्य निम्नलिखित है, यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है यही इसका क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जनन के माध्यम से जाति की निरंतर को सदैव बनाए रखना, यानी अगर जो जनन होगा ही नहीं तो उसका जाति बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। इसलिए अपनी जनन की क्रिया द्वारा अपनी ही जाति को कायम बनाए रखना इसका क्या है? पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अपने समान संतति उत्पन्न करते जिसकी उसकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। पहला अपना जाति को बनाए रखेगी, दूसरी अपनी संख्या को क्या करेगी? वृद्धि बनाएगी। तीसरा कह रहा है कि जनन से भिन्नताएं उत्पन्न होती है और भिन्नताएं से क्या होता है? विकास होता है। आप एक जैसे रहिएगा तो उतना विकास नहीं होगा, जितना भिन्न भिन्न रहिएगा उतना विकास हो सकता है, विकास होता है। तो जो जनन होती है उसमें जो संतानें उत्पन्न होती है सब एक समान नहीं होती, असमान होती है। तो उसमें क्या होगा? तो जितना असमान होगा उतना ही उसमें क्या होगा? विकास होगा। अगला कह रहा है कि जनन के द्वारा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व क्या रहता है? बना रहता है। जनन अगर जो कर रहा, कोई जीव मर गया, किसी एक जीव मरने से उसकी जाति थोड़ी ना खत्म हो सकती है। तो अगर जो किसी की मृत्यु हो रही तो उसका अस्तित्व बना रहेगा ना? बना रहेगा। जैसे डायनासोर है, डायनासोर अभी नहीं भी पाया जा रहा है, बट हम लोग जानते हैं कि डायनासोर पृथ्वी पर था। तो ऐसे कोई भी प्राणी है या जीव जंतु है जो जिनका मृत्यु हो गया, मर चुके हैं, फिर भी उनका अस्तित्व क्या है? पृथ्वी पर बना हुआ है, चाहे छोटा रूप में हो चाहे बड़ा रूप में हो। तो इस प्रकार ये है। अगला है जनन के प्रकार। ऐसे तो जनन बहुत प्रकार के होते हैं, मगर जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के चलते हैं, मगर यहाँ पर क्या है कि ध्यान दीजिएगा, हम लोग के जनन पढ़ना है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ना है? 3 प्रकार के। पहला जनन को बोलते हैं कायिक जनन, दूसरा को बोलते हैं अलैंगिक जनन और तीसरा को बोलते हैं लैंगिक जनन। पहला जनन को क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं और तीसरा को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कायिक जनन कहते किसके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब किसी पौधे में जड़, तने तथा पत्तियों द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं, या क्या कहते हैं? वर्धी जनन कहते हैं। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा वर्धी जनन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पौधा का कोई भी भाग, चाहे जड़ हो या फिर तना हो या फिर पत्ती हो, अगर जो उसके द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जा रहा है, नए पौधे का विकास हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायिक जनन। जैसे गुलाब का पेड़ पौधा देखते होंगे तो क्या होता है कि उसके टहनी से एक नए गुलाब को उत्पत्ति किया जाता है, या फिर देखिएगा कि उसका जड़ मिल जाता है तो जड़ से भी होता है। तो पौधे के किसी भी भाग से, या फिर तना हो या जड़ हो या पत्ती हो, उससे नए संतति को उत्पत्ति कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं, या इसी को बोला जाता है वर्धी जनन। क्या बोलते हैं? वर्धी जनन कहते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि कायिक पौधे आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? अपने ही मातृ पौधे के समान होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जीव जंतु क्या होते हैं? मातृ या फिर आनुवांशिक तौर पर क्या होते हैं? असमान होते हैं, उसमें भिन्नता पाई जाती है। मगर पेड़ पौधे क्या होते हैं? आनुवांशिक तौर पर और मातृ के समान, मतलब जैसे जिनका उत्पत्ति उनसे हुआ है तो उनके समान ही क्या होती है? समान होती है। आनुवांशिक तौर पे भी समान होती है और आकारिकी के रूप से भी क्या होती है? समान होती है। आकारिकी का मतलब हो गया बाहरी आकार का, शारीरिक मतलब शारीरिक आकार का हो गया। तो जैसे पेड़ पौधा देखते हैं, आम का अगर जो आप पेड़ देखते हैं तो जो आम से अगर जो नया पौधे का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, नया पौधे लगे हैं, तो क्या वो अमरूद के जैसा दिखते नहीं, वो आम के जैसा ही दिखते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि आनुवांशिक तौर पे और मातृ के समान क्या होते हैं? समान पाए जाते हैं। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट। अब कह रहा है कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के मुख्यतः कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। कायिक जनन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कायिक जनन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक मिनट, कायिक जनन के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। कायिक जनन के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला को बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा को बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं।
किसी भी जीव जंतु को जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो जीवन अवधि, जो समय होता है, समय अंतराल होता है, उसे हम कहते हैं जीवन अवधि। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। सभी जीव जंतुओं का जीवन अवधि प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाया, और सभी का जीवन अवधि क्या होता है? अलग अलग होता है। और फिर उसके बाद में आया है जनन। तो अपने ही समान नए संतति को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कायिक जनन, जिसे हम वर्धी जनन भी कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? कि पेड़ पौधे के किसी भी भाग, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, या फिर पत्ती हो, उसके द्वारा अगर जो नए संतति का उत्पत्ति हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन, या क्या कहते हैं? वर्धी जनन। अब कायिक जनन भी, और कायिक जनन जैसे कि एक एग्जाम्पल दिए हैं गुलाब। गुलाब को हम क्या कर सकते हैं? तना से भी नए गुलाब की उत्पत्ति होता है, जड़ से भी होता है, और फिर उसका जो फूल रहता है, उसका मंजरा उसमें जो बीच में पाया जाता है, उससे भी होता है। तो ये था कायिक जनन। कायिक जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार का नाम है प्राकृतिक कायिक जनन। पहला प्रकार का क्या नाम है? प्राकृतिक कायिक जनन। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं ही क्या स्वतः ही पौधे का रूपांतरिक भाग या कायिक परिवर्धित अंकुरित होकर नए पौधे में जनन होता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधा का वैसा जीव जंतु, पेड़ पौधा का वैसा उत्पत्ति या नए पौधा की उत्पत्ति जो स्वयं हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। मतलब पेड़ पौधा से अगर जो नए पेड़ पौधा का स्वतः विकास हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक। और कृत्रिम में क्या करेंगे कि उसके तना को काट कर और फिर जड़ों को लेकर नए पेड़ पौधों की उत्पत्ति कराना क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक जनक कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनक में कायिक जनन में, सॉरी जनन याद रखिएगा, जनक आ रहा है बार बार। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि पहला इसको क्या है? कलम लगाना। क्या? कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षम कलिका होना अनिवार्य है, और कक्षस कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? कलम लगाना। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ही हिट क्वेश्चन है, पूछता है कि बताइए कि कायिक जनन या कलम लगाना कायिक जनन का कौन सा भाग है? तो कृत्रिम। जो स्वतः होगा उसे हम प्राकृतिक कहेंगे, और कृत्रिम किसको कहेंगे? जिसको हम किसी तना, किसी पौधे के किसी भी भाग से नए जीव संतति को उत्पत्ति कराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम कहेंगे। कृत्रिम में कलम लगाना। तो कलम लगाना में क्या हो जाता है कि अगर जो हम टहनी को काट कर छोटे छोटे उसे नए संतति को उत्पत्ति करवा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कलम लगाना। क्या कहलाएंगे? कलम लगाना। जैसे गुलाब हो गया, जैसे अंगूर हो गया, नींबू हो गया, ये सब क्या है? कलम लगाना का एग्जाम्पल है। अगला है दाब लगाना। अगला क्या है? दाब लगाना। ध्यान दीजिएगा, दाब लगाना कहता है कि इस क्रिया में मातृ पौधे के तने की शाखा को मृत इस प्रकार गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है, और दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती है जिसे अलग कर दिया जाता है, और इसे लगाया जाता है। जैसे अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी। ये देखिए होता क्या है, ये इसका डिफिनेशन था। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसको तना को काट कर क्या कर दिया जाता है? धरती के अंदर गड़ दिया जाता है। तो गड़े हुए भाग यानी कि दबे हुए भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दाब लगाना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है रोपण। इसको देख लीजिएगा, यही है कि इस विधि द्वारा क्या होता है? पौधे की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इनसे एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे कलम से दूसरे समान या निम्न किस्म वाले पौधे की स्कंध पर लगा दिया जाता है। इन दोनों पौधों की पट्टी से इस प्रकार जुड़ दिया जाता है कि दोनों एक पौधे के रूप में विकसित होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोपण। जैसे आम हो गया, जैसे नींबू हो गया, जैसे सेब हो गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। और कृत्रिम में क्या हो जाता है? एक और है गुट्ठी बांधना। यह दाब लगाने की ही विधि को ही क्या कहते? परिवर्तित रूप ही क्या है? गुट्ठी लगाना। क्या है? गुट्ठी लगाना। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला है अलैंगिक जनन। अगला क्या है? अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा, कायिक में पेड़ पौधे वाला हो गया, अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अपने ही समान जो संतान होते हैं, अपने ही जनक के समान क्या होते हैं? समान होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा।
और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कैसा जनन की प्रक्रिया जनन होते हैं, एकल जीव जनन भी हम इसको कहते हैं। इसको ऐसा ध्यान रखिएगा कि जिसमें एकल जीव का जरूरत होगा जनन के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। और ये इससे उत्पन्न संतति क्या होते हैं, अपने ही जनक के एकदम सेम टू सेम क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी अपने ही जिससे उसका उत्पत्ति हुआ है उसके समान ही सेम टू सेम रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन। और जिसमें एकल की जरूरत पड़े उसे भी हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन की विधियाँ की अलैंगिक जनन होती है तो किस किस विधि से होती है, तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 6 विधि से होती है। ऐसे तो और बहुत सारी विधियाँ, मगर 6 विधि आप लोग को पढ़ना है। पहला द्विखंडन, दूसरा है बीजाणु जनन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है कलिका, पांचवा है विखंडन और छठा है पुनरुद्भवन। अब ध्यान दीजिएगा, पुनरुद्भवन होता है, आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है द्विखंडन या द्विविभाजन। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इस विधि में प्रायः जनन के समय जनक के शरीर 2 भागों में समसूत्री द्वारा बंटकर 2 नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन या क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। होता क्या है कि अगर जो कोई जीव का निर्माण हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये भ्रूण बना या मान लीजिए कि कोई बीज है। अब ये बीज क्वेश्चन में ही आंसर है द्विखंडन। द्विखंडन के मतलब हो गया 2 और खंडन के मतलब खंडित। जब एक क्या चीज में बट जाए 2 में, तो ये इधर हो गया, ये इस पार्ट का हो गया। तो जब 2 भागों में बट जाए और नए जीव का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्लियर है, द्विखंडन या अलैंगिक जनन या द्विविभाजन। द्विविभाजन, द्वि का मतलब हो गया 2, विभाजन के मतलब बांटना। जब एक क्या चीज में बट जाए, 2 में बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन या द्विविभाजन। और ये किसकी प्रक्रिया है, तो ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। आगे है बीजाणु जनन। आगे क्या है, बीजाणु जनन। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखिएगा और समझिएगा। कहता है इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका में, जब ये विधि होती है बीजाणु जनन, तो जीव की जो कोशिका होती है बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना का निर्माण जिसमें हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला है, कहता है यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिकीय या पौधों से अलग अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलाकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी होता क्या है कि जो बीजाणु होता है कुछ समय के बाद अलग अलग जगह पे चला जाता है और अलग अलग नए संतति का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ये बीजाणु का दूसरा इम्पोर्टेंट भाग है। अगला ध्यान, जैसे शैवाल हो गया, पेनिसिलियन, कवक हो गया, ये अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं और नए संतति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आमतौर पर क्या देखा जाता है, जैसे शीशम का पेड़ है तो उसमें जो बीज होते हैं हवा के माध्यम से या कहीं किसी के माध्यम से फैल जाते हैं और नए शीशम का क्या हो जाता है, विकास हो जाते हैं, नए संतति का विकास हो जाते हैं। तो क्या कहलाएगा, बीजाणु जनन। यानी बीज के द्वारा अगर जो कोई नए संतति का उत्पत्ति हो रहा है तो उसे हम बीजाणु जनन कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है मुकुलन। ये बड़ा हिट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। मुकुलन कभी कभी पूछ देता है। होता क्या है कि इस प्रकार के विभाजन इष्ट में पाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, इष्ट कोशिका में जो बाह्य भाग पर जनन के समय जो सूक्ष्म गोलाकार कई रचनाएं में बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किसको कहते हैं कि जो अगर जो विभाजन हो रहा है और किसमें, इष्ट में, मतलब ये जो मुकुलन की विधि है ये किस में पाया जाता है, तो इष्ट में पाया जाता है। होता क्या है, जो इष्ट कोशिका है उसके बाह्य भाग पर क्या होता है, जनन के समय यानी जनन होता है वो सूक्ष्म गोलाकार कई रचनाएं बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है मुकुलन इष्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए इष्ट में बदल जाते हैं। मुकुलन से नए जीव का निर्माण होगा और अनुकूल समय उसके अनुसार वातावरण आएगा तो नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, मुकुलन। अगला है कलिका। अगला क्या है, कलिका। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर, यानी मान लीजिए पौधे है तो ये यहाँ पर इसका पत्ती है तो इसके अग्रभाग पर या तना के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार रचनाएं
बनती है। ऐसा कुछ प्रकार के, जैसे ये पौधे ध्यान दीजिएगा, ये पौधे हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसका ये क्या है, पत्ती है, तो इसके अग्रभाग पर क्या होता है, गोलाकार रचना बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिका। ध्यान दीजिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ठीक से पढ़ा पावे। तो स्क्रीन छोटा सा पड़ जाता है, इधर कुछ एग्जाम है जिसके वजह से अभी मोबाइल पे ही पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस अपना पढ़ते जाइएगा, समझ में ज़रूर आएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है, अगला है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन के मतलब क्या होता है, टूटना। खंडन के मतलब टूट गया, विखंडन के मतलब बहुत सारा में टूट जाना। जैसे इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो भाग या अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर नए संतति का निर्माण करेगा, नए पौधे या जीव का निर्माण करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन, क्वेश्चन में आंसर है बी, खंडन। खंडन के मतलब होता है टूटना। वी से मतलब, वी से यहाँ से बहुत प्रकार डिनोट कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक या दो, अगर जो टूट जाता है और समय आने पर, अनुकूल वातावरण आने पर नए संतति का निर्माण हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। जैसे हो गया शैवाल, हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगला ध्यान दीजिएगा, प्रोद्भवन यहाँ हो जाएगा। कहता है कि कुछ जीवों में पुनर्भोधन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, ये सब में क्या होता है, बस इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है अलैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो पहला तो इसका लाभ है कि ये अनुवांशिक तौर पे संतान जो होते हैं अपने ही माता पिता के, मतलब अपने ही जनक के क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं शारीरिक रूप से। पहला, अगर जो अलैंगिक जनन के अगर जो आपसे लाभ पूछेगा, ऐसे तो बस पूछता है कि जनन क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को परिभाषित करें, या फिर अलैंगिक जनन में आपको कायिक जनन पूछ देगा, मुकुलन पूछ देगा, ज़्यादा होगा तो आपको विखंडन पूछ देगा, या कलम लगाना या दाब लगाना, ऐसे करके पूछता है। अगर जो नहीं समझ में आए तो एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो पहला तो लाभ यही है कि जो नए संतति जिसका विकास हुआ वो अपने ही माता पिता यानी कि अपने ही जनक के क्या होते हैं, शारीरिक रूप से क्या होते हैं और अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं ना। जैसे पेड़ पौधे हो गया, आम का पेड़ है तो वो बरगद के जैसा थोड़ी ना हो जाएगा, वो क्या होगा, समान ही होगा। अगला कह रहा है कि इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतान के गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। अगर जो जनक में मान ले कि 13 गुणसूत्र है, तो संतति में भी कितना गुणसूत्र पाए जाएंगे, 13 ही पाए जाएंगे। गुणसूत्र अगर जो पूछेगा तो कितना, जोड़ी पूछेगा तो 23, वैसे पूछेगा तो 46। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। अभी हम बताएं कि अलैंगिक जनन में कितने जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव की। आगे लैंगिक जनन में एक ट्रिक है, वहाँ पर क्लियर करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो पहला तो ये तो माता पिता के समान ही, मतलब कि जनक के समान ही शारीरिक रूप से और आकार के रूप से क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा क्या हो जाएंगे इसका, दूसरा हो जाएगा कि गुणसूत्र भी क्या हो रहेगा, समान ही रहेगा इस प्रकार के संतति में। अगला कह रहा है कि जो इसमें युग्मक जनन होता है, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन का मतलब होता है जहाँ पर निषेचित अंडा आपस में क्या होता है, निषेचित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना जीव की आवश्यकता, अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है। तो इसका कुछ क्या था, लाभ था। और जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हानि भी पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है अलैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा हो जाएगा, हानि हो जाएगा।
द्वारा जनन हो रहा है, नए संतति का उत्पत्ति हो रहा है, उसे हम कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है पॉइंट कि इस प्रक्रिया में जो लैंगिक अंगे जैसे नर का मादा का, नर का क्या हो गया? विरसन हो गया, मादा में क्या हो जाती है? अंडाशय। ये दोनों की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। यानी लैंगिक जनन में जो जनक होते हैं नर और मादा, वो दोनों को जनन के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? तो नर जननांग की आवश्यकता है। नर का विरसन हो जाएगा, मादा का क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। और ये दोनों रहेगा तब क्या होगा? जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ये एक प्रायः जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। यानी लैंगिक जनन जो होती है एक जटिल प्रक्रिया वाली जनन होती है। और ये जनन किस में पाई जाती है? जटिल, जो इस जनन उच्च श्रेणियों के जीवों में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि जनन का वह कौन सा विधि है जो सिर्फ उच्च श्रेणियों में पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? लैंगिक। क्यों होगा? क्योंकि ये जटिल, एक प्रकार की क्या है? जटिल प्रक्रिया है। अब कहता है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, जब जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या घटना होती है? तो ध्यान दीजिएगा। पहला निषेचन की पूर्व घटना होता है, यानी निषेचन से पहले की घटना, फिर निषेचन हुआ, फिर निषेचन की बाद की घटना। पहले एक चीज याद रखिएगा, निषेचन। क्या याद रखना है? निषेचन। ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ दे कि बताइए कि जो लैंगिक जनन हो रहा है उसमें क्या घटनाएं घटती है? तो पहला चीज दिमाग में रखिएगा, निषेचन। तो निषेचन की पहली वाली घटना, निषेचन, और निषेचन की बाद वाली घटना। निषेचन की पूर्व घटना क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। कहता है लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक के मिलने से पहले होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? निषेचन की पूर्व घटना। यानी जनन से पहले, निषेचन से पहले जो घटनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना। जिसमें पहला क्या है? युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। यानी कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है। और यह युग्मक सदैव क्या होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित नहीं होता, अगुणित होता है। और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा। और जब युग्मक का निर्माण कोशिका में किस विभाजन द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप होता है। और इसमें क्या होता है? प्रायः जनन कोशिकाएं होती है। यानी जनन अंग, मतलब जनन में जिस अंग का प्रयोग होता है उसे जननांग कहते हैं। और ये कोशिका के होती है तो जनन कोशिका होती है, जिनके संयोजन से क्या होता है? युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जैसे युग्मनज का निर्माण हो गया तो युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो देखिएगा, युग्मक के निर्माण के पश्चात क्या होता है कि नर युग्मक, क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, जिससे क्या होता है? युग्मक का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और यह युग्मक का स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। अभी जब आप क्लास कर रही होगा तो लग रहा होगा कि छोड़ दे, बाद में पढ़ लेंगे। आप बस ध्यान दे कि इसको पढ़ते जाइएगा। मुश्किल से 40 मिनट का वीडियो होगा और 40 मिनट में आपका एक चैप्टर खत्म होगा। आप ऐसा पढ़ रहे हो तो आपको बोर लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, या फिर नहीं पढ़ने का मन कर रहा होगा। तो ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाइएगा। आप कितना पढ़ रहे हैं आपका वही रिजल्ट निर्धारित करेगा, तो आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अगला कह रहा है कि जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग से, यानी जो योनि होती है उससे फैलोपियन नलिका के रास्ते में मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है। यानी आपसे पूछेगा कि युग्मक कैसे स्थानांतरित होता है, तो फैलोपियन नलिका से क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब ध्यान दीजिएगा। कहता है पौधों में यह क्रिया जल, कीट, वायु, जंतु आदि माध्यम द्वारा होता है। हम बताएं कि उसमें जननांग होते हैं क्या? नहीं होते। तो पेड़ पौधे में क्या? वायु के द्वारा होते हैं। अभी बताए थे शीशम का जो पेड़ है तो उसका जो मान लिए कि फूल हो गया, बीज हो गया, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से इधर उधर फैल जाता है, जिसके कारण नए संतति का निर्माण हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि इसमें तो फैलोपियन नलिका से चला जाता है युग्मक, मादा नर का मादा युग्मक में, मगर क्या ये पेड़ पौधे में जाते हैं? पेड़ पौधे का माध्यम क्या है? तो हवा है, कीट है, वायु है, जंती है, ये सब क्या है? जंतु है। ये सब क्या है? पेड़ पौधे के माध्यम है। अगला कहता है कि निषेचन क्या है? क्वेश्चन बड़ा हिट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ चुका है, बोर्ड में 10 बार, कम से कम 20 बार पूछा होगा कि निषेचन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन की प्रक्रिया में होता क्या कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं। और इस प्रक्रिया युग्मक क्या कहलाता है? संलयन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन भी कहते हैं। यानी ध्यान में रखिएगा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संलयन।
ध्यान दीजिएगा। और इसके पश्चात क्या होता है, द्विगुणित युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रक्रिया में नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक दूसरे से क्या होते हैं, संलित होते हैं, जो क्या कहलाता है, संलयन। और संलयन में क्या होता है, द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि निषेचन की पहले की घटना हम लोग समझ लिए कि निषेचन यानी जन्म से होने वाली पहली घटना क्या, पहले की घटना क्या कहलाती है, निषेचन पूर्व घटना। और जहाँ पर नर मादा की युग्मक संलयन होकर संलित होते हैं और द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन तो हम लोग समझ गए हैं। अब समझना है कि निषेचन की बाद की क्या घटना होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो निषेचन की बाद की होने वाली घटनाएं हैं वो पश्च घटना भी कहलाती है। क्या कहलाती है, पश्च घटना कहलाती है। जहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक के एक्स और मादा, सॉरी रुक जाइएगा यहाँ पर थोड़ा सा, नर युग्मक एवं, मान ली कि नर युग्मक एक्स है और मादा युग्मक क्या है, एक्स है, दोनों आपस में द्विगुणित युग्मक का निर्माण करता है। अभी हम बताए हैं कि कैसा युग्मक का निर्माण करता है, ये नहीं एक्स वाई दूसरा चीज हो गया है, उसको अभी ध्यान में नहीं रखिएगा, उसको आगे हम पढ़ाएंगे, डीएनए जब होगा तो उसमें बताएंगे। तो जब मान लिए कि नर युग्मक क्या हो गया, नर युग्मक के मान लिए एक्स मान लिए और मादा युग्मक को भी क्या मान लिए, एक्स, तो द्विगुणित होता है। द्विगुणित हो गया तो क्या चीज का निर्माण करेगा, 2x का निर्माण करेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, युग्मनज वृद्धि कर कर भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। युग्मनज जब विकसित हो जाता है तो किसका निर्माण करते हैं, तो भ्रूण का निर्माण करते हैं। और भ्रूण विकसित होकर क्या करता है, नया जीव का निर्माण करता है। फिर से हम बता रहे हैं कि निषेचन से पूर्व होने वाली घटना या जनन से पूर्व होने वाली घटना क्या कहलाती है, निषेचन पूर्व घटना। और जहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, संलयन कहलाते हैं, और उसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक द्विगुणित युग्मक बनाते हैं उसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद होने वाली घटना क्या कहलाती है, निषेचन की बाद की घटनाएं या पश्च घटनाएं कहलाती है। और इसमें क्या होती है कि नर युग्मक का एक्स और मादा युग्मक का एक्स, यानी एक्स एक्स मिला तो द्विगुणित युग्मक का निर्माण करती है, यानी 2x का निर्माण करती है। और यही आगे जाके वृद्धि होकर क्या चीज़ का निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। भ्रूण का निर्माण करने के बाद क्या होता है, नए संतति नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, भ्रूणोद्भव है, अगला क्या है, भ्रूणोद्भव है। तो भ्रूण के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। क्वेश्चन में ही आंसर है, भ्रूण के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है निषेचन के बाद युग्मनज से, निषेचन हुआ, युग्मनज 2x बना, द्विगुणित बना, तो भ्रूणोद्भव का क्या होता है, विकास होता है। और इस युग्मनज में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन करके नए कोशिका बनाती है। और यह कोशिकाएं क्या चीज बनाता है, ऊतक। और ऊतक मिलकर क्या बनाता है, अंग तंत्र। और इन अंग तंत्रों के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है, तो जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या हुआ, एक नए जीव का निर्माण हुआ, यह प्रक्रिया हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मादा युग्मक प्लस नर युग्मक क्या किया, निषेचन युग्मक। ये ट्रिक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। कोशिका कोशिका मिलकर ऊतक बनाइए, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आज का क्लास था, इसमें ज़्यादा हिट क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। लाइए लास्ट पेज में बता देते हैं क्या क्या आपको याद रखना है, क्या एग्जाम में आएगा। पहला तो आपसे एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम में आएगा आपसे क्या, पहला आ जाएगा जनन क्या है, जनन के कितने भाग हैं और दोनों को परिभाषित करें। फिर आएगा कायिक क्या है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपसे क्या पूछ लेगा, मुकुलन क्या है। फिर आपसे पूछ सकता है कि दाब लगाना क्या है, या फिर कलम लगाना क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि निषेचन क्या है। निषेचन की पूर्व घटना, पश्च घटना ये सब नहीं पूछेगा, बट निषेचन की घटना आपसे पूछ लेगा। तो ये था 12th का फर्स्ट चैप्टर जनन था, जिसको शॉर्ट में पढ़ाए हैं। मगर हाँ इतना है कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इससे नहीं छूटेगा। और यदि आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, ये हो गया आपका थ्योरी हो गया, नोट्स हो गया। अगर जो आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइएगा, आस्थाराज मतलब @आस्थाराज83 पे जाइए और वहाँ पर क्या करिए, सर्च करिए, उसमें लिखा होगा जीवों में जनन के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव
जो होते प्रश्न होते हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है, करवाया गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट है। और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा कि अगला कौन सा चैप्टर हम आप लोग को पढ़ाएं या आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ये जाकर कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। लास्ट में सुनिएगा, ये नहीं कि भाग जाइएगा छोड़कर। लास्ट में हम बता रहे हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, उसको रिस्पांस दीजिएगा, बताइएगा और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। अगर जो पसंद आया होगा या दिमाग में समझ में आया होगा या पूरी तरह से समझ में क्लियर हो गया होगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं कि इससे आपका एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आए आपसे क्या हो जाए, बन जाए, क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।